एफ बेटा है अपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, क्योंकि ये साइटोक्रोम सी जो होता है ना, साइटोक्रोम सी ये अपोप्टोसिस करवा रहा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है, राइट। बाकी लोगों को बोलने आ जाए ऑनलाइन प्लीज। ओके बेटा, वेल बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी इज क्रूशियल फॉर सेल सर्वाइवल। अगर एटीपी सेल को नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। जेनेटिक अल्ट्रेशन की हम बात करते हैं। जेनेटिक अल्ट्रेशन होती क्या है? बेसिकली आपका डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर जो बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपकी जेनेटिक बेसिस या सेलुलर फंक्शन को डिजिग्नेट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक प्रोटीन की सिंथेसिस है, जिस तरह
स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, इंजाइम्स हैं, डीएनए हैं, जेनेटिक जीन्स के अंदर कोई वेरिएशंस लेके आनी है, ये सारी चीज़ें क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डीएनए के अंदर। और मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, these abnormalities are inherited from generation to generation। एक चीज़, या दूसरी एक्वायर्ड हो सकती हैं। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम्स आ गया है जिस वजह से अबनॉर्मलिटीज़ क्रोमोसोम्स के अंदर आ गई है। अब अगर इसके हम इफ़ेक्ट की बात करें कि अगर डीएनए के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ गई है, चाहे वो इनहेरिटेंट है, चाहे वो एक्वायर्ड है, ओके, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली जो चीज़ है कि फेलियर ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब डीएनए ने स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस करनी थी, अल्टीमेटली वो नहीं होंगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होना होगी। और ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, ये एक वाइटल इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक रोल प्ले कर रही होती हैं। दूसरी कंडीशन ये है, माइटोसिस नहीं होगी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होगी या माइटोटिक डिवीजन नहीं होगी। अगर माइटोटिक डिवीजन नहीं होगी तो डेफिनेटली ग्रोथ रेगुलेशन नहीं होगी। अगर ग्रोथ रेगुलेशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो इनवेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हम कह रहे थे कि साइटोक्रोम CAIF होता है, वो अपोप्टोसिस करवा रहा होता है। अपोप्टोसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये जीन्स होती हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन, अगर उनके अंदर अल्ट्रेशन आ गई है तो दैट विल लीड टू कैंसर। इसके अलावा फेलियर ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इफेक्ट्स बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं उनके अंदर या एंजाइम की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो नहीं होगी, तो अल्टीमेटली एट द एंड कैंसरस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, सेल इंजरी होना शुरू हो जाएगी, या कहीं पे भी अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो जेनेटिक अल्ट्रेशन से ये नुकसान हो सकते हैं, उसके इफेक्ट ये हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट की, मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट किसी वजह से भी हो सकती है। कोई एंडोजीनियस काज हो सकती है, एक्सोजीनियस काज हो सकती है। इसके अलावा अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो सकती है, लैक ऑफ एंजाइम्स हो सकते हैं। एक्सोजीनियस काज या एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स लाइक जो कि सेल को डैमेज कर रहे होते हैं। कोई भी अगर हम बात करें वायरल इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं, हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं, ड्रग्स की बात कर लेते हैं, अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, हैवी मेटल्स की बात कर लेते हैं, तो वो पेशेंट्स एक्सोजीनियस फॉर्म में ले रहे होते हैं। सपोज अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस इंट्रोड्यूस होता है तो दैट इज एक्सोजीनियस सोर्स। अल्कोहल या सर्टेन ड्रग्स ले रहा है तो अगेन एक्सोजीनियस टॉक्सिक एजेंट्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है बॉडी के अंदर। एंडोजीनियस का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर ही सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि इंजरी को काज कर रहे होते हैं। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग फैटी होना शुरू हो जाती हैं, फैट अकमुलेट होना शुरू हो जाती है, और इन सर्टेन कंडीशंस के फैट स्टूल के अंदर भी पास आउट होना शुरू हो जाती है स्टीटोरिया की फॉर्म में। और यही चीज़ें लेटर ऑन बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस हों चाहे एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस हों, ये दोनों बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो गई है। अब मेटाबॉलिज्म नॉर्मली क्या था, हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, हो सकता है कि नॉर्मल एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही। इसके अलावा हो सकता है कि कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे। अगर प्रोडक्शन उनकी होती जा रही है लेकिन किडनी का प्रॉब्लम आ गया है, कोई लीवर का प्रॉब्लम आ गया है,
जिससे मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रही, सर्टेन इंजाइम्स नहीं रिलीज हो रहे जिन्होंने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होता है या मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना होता है। थायराइड का कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई इंजाइम है, इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो गई है, लाइक जेनेटिकली लैक ऑफ नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म, वो इंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं या उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसकी वजह से स्टोरेज डिजीज होना शुरू हो जाएगी। फैट स्टोर हो सकती है, प्रोटीन स्टोर हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकती हैं, वट एवर जो इंजाइम जिसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको आल्टर करना शुरू कर देते हैं। ये था रिवर्सिबल इंजरी के अंदर के रिवर्सिबल इंजरी के अंदर किस तरह प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर स्ट्रेसर्स को रिमूव कर दिया जाए, स्ट्रेसर्स को रिमूव करेंगे तो अल्टीमेटली दैट इंजरी विल बी रिवर्सिबल। हमने उस दिन भी एक एग्जांपल ली थी कि अगर हेपेटाइटिस हो जाता है पेशेंट्स को, इधर एक्सोजीनियस काज है, अगर हम उसको मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट कर देते हैं तो जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकती है, वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो सकती है। तो एक हम सम अप कर लेते हैं इसको कि हमने जो सेल इंजरी मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में क्या क्या डिस्कस किया है, उसके बाद हम रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ मूव करते हैं। राइट, ओके। मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी में हमने पहली जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन का इम्पेयर्ड हो जाना। सेल मेम्ब्रेन इम्पेयर्ड कैसे हो सकती है, जिसमें हमने कैल्शियम होम्योस्टेसिस का एक डिस्कस किया था, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन हमने 2 डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन हमने 3 चीज़ें डिस्कस, 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा इंजाइमेटिक ऑटोलाइसिस या लाइसिस ऑफ इंजाइम्स, ये हमने 4 चीज़ें हो गई, या मेम्ब्रेन की लाइसिस बाई सर्टेन वायरसेस, बैक्टीरिया, या एक्सट्रीम टेम्परेचर है या एक्सट्रीम कोल्डनेस है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को इम्पेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि एटीपी की प्रोडक्शन किस वजह से कम हो सकती है, इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में डिस्कस किया कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सेल्स फ्रैक्चर हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसके अलावा एपोक्सिया की कंडीशंस थी, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल अगर डिक्रीज होता जा रहा है, ग्लूकोज का लेवल नहीं पूरा मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बन रहा है, देन लैक्टिक एसिड में अकम्युलेट होता जा रहा है। जीन्स की अल्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि अगर जीन्स की अल्ट्रेशन हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या फंक्शनल प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस नहीं होगी, या लैक ऑफ एंजाइम होना शुरू हो जाएगा, या मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये सारी चीज़ें हमने 1 बाई 1 इनको डिस्कस किया था। आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो लेट मी नो। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अभी लिटिल बिट डिस्कस कर लेंगे। अब जो इरिवर्सिबल इंजरी है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हो रहा होता है, ये हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आई थिंक फीचर्स भी होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के, पैटर्न ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न। अच्छा, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो रिवर्सिबल इंजरी होती है उसके सर्टेन फीचर्स भी होते हैं। हमने 4 काजेज हाइपोक्सिया के बारे में डिस्कस की थी, वो 4 काजेज आपको पता होना चाहिए।
इसमें फीचर्स ऐड नहीं है, फीचर्स आप ऐड कर लीजिएगा या आपकी बुक इनाम दानिश में भी मेंशन किए हुए हैं। पहली जो चीज़ होती है कि जैसे ही एपॉक्सी होता है ना, एपॉक्सी होने के इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पड़ता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी की जनरेशन करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हाइपोक्सिया हो गया तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली एटीपी की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। एटीपी की प्रोडक्शन जैसे ही कम होएगी तो उसके रिजल्ट में सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगी, और ये चेंजेस कौन से फीचर्स क्रिएट करती हैं। पहला जो फीचर होता है उसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा फीचर ये होता है कि जैसे सेलुलर स्वेलिंग होएगी तो सेल के अंदर जो सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक जो राइबोसोम्स होते हैं, उनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे राइबोसोम्स की डिग्रेडेशन होएगी तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की जनरेशन कर रहे होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो सेलुलर स्वेलिंग होएगी, सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज खराब होना शुरू हो जाएगी। सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज में जो राइबोसोम्स हैं उनकी डिसएग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी या डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। जब डिसएग्रीगेशन होगी राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन को सिंथेसिस करवानी थी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तीसरी कंडीशन में बेटा ये होगा कि जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से प्रोड्यूस हो रही होती है मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होनी होती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, ऑलरेडी हाइपोक्सिया की कंडीशन है। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो ये इंट्रासेलुलर पीएच को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। जिससे इंट्रासेलुलर पीएच रिड्यूस होगी तो एसिडोसिस की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। और ये जो एसिडोसिस है ये क्या करती है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल की क्लम्पिंग करना शुरू कर देती है। जैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल की क्लम्पिंग होगी तो जो माइलिन शीट है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टीशन होना शुरू हो जाती है। अब वो पार्टीशन क्या है कि जो सेल ब्लेब्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे कि माइलिन फिगर्स और सेल लेवल्स, इनकी जो माइलिन बेटा फिगर्स होती हैं ये वर लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं डैमेज मेम्ब्रेन के अंदर। और दूसरा जो सेल ब्लेब्स होते हैं ये बेसिकली जो सेलुलर साइटोस्केलेटन होता है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है या एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही होती। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हमने कहा है कि सेलुलर स्वेलिंग होगी। सेलुलर स्वेलिंग होने के रिजल्ट में सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप गए। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की डिग्रेडेशन होगी तो अल्टीमेटली सोडियम इनसाइड और पोटाशियम आउटसाइड, सोडियम इनसाइड अपना प्रेशर जनरेट करेगी, ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो वाटर को अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे ही वाटर उसकी तरफ आएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सेल स्वेल करना शुरू कर देगा, वेट अपना बढ़ाना शुरू कर देगा और पेल इन कलर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरी कंडीशन माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन पूरा सेल स्वेल हो जाता है। ये सेलुलर स्वेलिंग के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। हमने फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी में पहले जो चीज़ पढ़ी है उसमें हमने कहा कि सेलुलर स्वेलिंग होती है। सेलुलर स्वेलिंग जैसे ही होएगी तो उसके रिजल्ट में सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके, उसके साथ साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस आती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस क्या आती हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होगी और रेड एंड होल सेल की स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी।
अब जैसे ही ये स्वेलिंग होएगी, वो सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज हैं उनकी डिसएग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी, डिसएग्रीगेट करना शुरू कर देती हैं। अब राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, और अगर राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डीअटैच हो जाती हैं स्वेलिंग की वजह से, तो प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंट्रासेलुलर पीएच रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंट्रासेलुलर पीएच जैसे ही रिड्यूस होएगी, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, पायरुविक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होएगी, और एट द एंड जो लाइसोसोमल एक्टिविटी है, ये जो लाइसोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, और एट द एंड माइलन फीकर और सेल ब्लेब्स की अपीयरेंस शो होना शुरू हो जाएगी। माइलन फीकर्स जो हैं ये वन लाइक स्ट्रक्चर्स की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। यस बेटा, ये रिवर्सिबल इंजरी के फीचर्स हैं। और दूसरा जो सेल ब्लेब्स होते हैं, ये सेलुलर स्केलेटन के साथ डिफॉर्मिटी शो कर रहे होते हैं। और अगर इरिवर्सिबल में करें, इरिवर्सिबल की बात करें, तो इरिवर्सिबल में भी यही हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें न्यूक्लियर चेंजेस आ रही होती हैं, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं। जो न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं उनके अंदर 3 चेंजेस आ रही होती हैं, वन इज कैरियोएक्सिस, कैरियोलाइसिस और पिग्नोसिस। ये 3 चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर आती हैं, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं उसमें ये होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है, और वो एक्ट एज ए पॉइजन फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लाइसोसोमल स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, एंजाइम लीक आउट करना शुरू कर देती हैं। तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि प्रोटीन और एंजाइम लॉस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मेम्ब्रेन परमिबिलिटी बढ़ती है, तो प्रोटीन और एंजाइम लॉस आउट होना शुरू हो जाती हैं। उसके रिजल्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी होती है, और एट द एंड इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है, और विक्यूलाइजेशन, विक्यूल बनना शुरू हो जाता है, या विक्यूलाइजेशन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियस के अंदर 3 चेंजेस आती हैं, वन इज कैरियोएक्सिस, सेकंड वन इज कैरियोलाइसिस, एंड थर्ड वन इज पिग्नोसिस। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी 3-4 चेंजेस आती हैं, जिनमें लाइसोसोमल स्वेलिंग है, एंजाइम की लीकेज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डैमेज है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक्ट एज ए पैजन फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी है, उसके फीचर्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जिसमें हमने ये कहा था कि जिसमें परमानेंट जो सेल है उसकी डेथ हो चुकी होती है, सेल कंप्लीटली डैमेज हो चुका होता है, नेक्रोसिस हो चुकी होती है, उसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को समझ ना आई हो किसी चीज़ की, तो लेट मी नो, पूछ सकते हैं मेरे से। उसके बाद हम ये रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ चलते हैं।
ओके, वेल, अब हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हमने पहले जो डिस्कस किया था उसमें हमने ये कहा था कि नेक्रोसिस हो जाती है। अब नेक्रोसिस बेसिकली क्या है? पहली तो चीज़ ये है कि जब भी सेल के अंदर सेल की डेथ होती है ना, लिविंग टिश्यू के अंदर, तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। बेटा आवाज़ आ रही होगी, अभी आवाज़ आ रही है? बेटा मैं ये नेक्रोसिस के बारे में बता रहा हूँ कि लिविंग टिश्यू के अंदर जब भी किसी सेल की डेथ होती है तो उसके अंदर सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इसके अंदर सर्टेन इंजाइम्स आते हैं जो कि डेड सेल की डिग्रेडेशन करते हैं, उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली क्या है कि लिविंग टिश्यू के अंदर जब किसी सेल की डेथ होती है तो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर सर्टेन डिग्रेडेटिव एंजाइम रिलीज होते हैं और वो डिग्रेडेटिव एंजाइम उस डेड सेल की डिग्रेडेशन करते हैं, उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि नेक्रोसिस सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस बेसिकली होती क्या है कि जब भी सेल डेथ होएगी उसके साथ उस सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के रिजल्ट में इंजाइम रिलीज होते हैं जो ऑन डेड सेल की डिग्रेडेशन करती हैं, उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। अब ये जो नेक्रोसिस होती है बेटा ये दो तरह से होती है। पहली चीज़ या तो इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रही होती है, इंजाइम डिग्रेडेशन करवा रहे होते हैं, या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रही होती है। अगर इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है तो इसमें जो हेटोलिटिक इंजाइम्स होते हैं that are derived from the lysosomes of invading inflammatory cell like WBCs हैं, उनसे ये derived हो रहे होती हैं और जैसे ये डिग्रेडेशन करना शुरू कर देते हैं तो ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को लीड करती हैं। दूसरी होती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कोगुलेटिव पैटर्न होता है नेक्रोसिस का। अब नेक्रोसिस की अगर आपको समझ आ गई है तो ये उसकी फर्दर टाइप्स हैं कि नेक्रोसिस की बेसिक टाइप्स होती हैं, स्पेशल टाइप्स होती हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं उनके अंदर तीन तरह की नेक्रोसिस आती है। वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड वन इज गैंग्रीनियस नेक्रोसिस एंड थर्ड वन इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसके अलावा बेसिक्स स्पेशल साइट्स के अंदर गैंग्रीन कहीं पे बन जाती है तो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस उसे कहा जाता है। फिब्रोनाइड्स अगर बन गए हैं तो फिब्रोनाइड नेक्रोसिस कहा जाता है, और अगर फैट अकमुलेट हो गया तो उसको फैट नेक्रोसिस कहा जाता है। अगर हम बात करें कोगुलेटिव नेक्रोसिस की, तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है। अब ये मेनली होती किस जगह पे है? सॉलिड ऑर्गन के अंदर होती है। सॉलिड ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है। तो इनके अंदर जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है ना, या हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, तो उस टाइम इनके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। और मेनली ये ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से नेक्रोसिस हो रही होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन्स आर हार्ट एंड द किडनी। begins with ischemia and ends with the degradation of plasma membrane की डिग्रेडेशन हो जाती है। दूसरी होती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसके एग्जांपल में बेटा कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स को एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस।
सिर्फ ब्रेन के अंदर बेटा कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती, बाकी जितने भी हार्ड ऑर्गन हैं उनके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है। दूसरी होती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव अकर्स ओ एब्सेंट है, अकर्स विद dissolution of dead cells, liquefaction of lysosomal enzymes and formation of abscesses from dissolved dead tissue. Okay. अब जो हमने कहा था कि ब्रेन की जो नेक्रोसिस होती है वो कोगुलेटिव नहीं होती, बेसिकली ब्रेन्स के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही होती है। उसके अंदर भी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा पस फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही होती है, कोई भी पायोजेनिक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है या टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो पायोजेनिक इन नेचर होता है, पस बनाना शुरू कर देता है। ये होती क्यों है? बेसिकली ऑटोलिटिक और हेट्रोलिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम्स जो कि प्रोटीन ऑफ द सेल को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ऑटोलिटिक एक्टिविटी स्टार्ट होएगी, हेट्रोलिटिक एक्टिविटी स्टार्ट होएगी, जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, इसलिए इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहा जाता है। और ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस होती है उसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहा जाता है। हार्ट और किडनी के अंदर जो नेक्रोसिस होती है उसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहा जाता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा फैट नेक्रोसिस होती है, केशियस नेक्रोसिस होती है। केशियस नेक्रोसिस में क्या हो रहा है कि कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको कहा जाता है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस बेटा क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहा जाता है केशियस नेक्रोसिस। अब इसके अंदर सॉफ्ट, ड्राई और चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल लाइक लंग्स के अंदर अगर टीबी हो गया है तो वहाँ पे ग्रेनुलोमा बनना शुरू हो जाता है, तो उसको ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा भी कह सकते हैं या ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहा जा सकता है। तो उसके अंदर केशियस नेक्रोसिस हो रही होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग डैमेज कैंडिड टू ट्यूबरकुलोसिस, ये रिजेंबल्स क्लम्पी चीज़ी मटेरियल शो हो रहा होता है। इसके बाद फैट नेक्रोसिस होती है। फैट नेक्रोसिस क्या होती है? दो फॉर्म में होती है, वन इज एंजाइमेटिक नेक्रोसिस और दूसरा होती है ट्रोमेटिक नेक्रोसिस। डेथ ऑफ एडिपोज टिश्यू यूजुअली रिजल्ट्स ऑफ ट्रॉमा और पेंक्रेटाइटिस एंड अपीयर्स एज ए चॉकी वाइट एरिया ऑफ द टिश्यू। फैट नेक्रोसिस दो तरह से हो रही होती है। दो तरह कौन कौन से हैं? वन इज एंजाइम की वजह से एंजाइमेटिक नेक्रोसिस एंड अदर वन इज ट्रोमेटिक नेक्रोसिस। अब जो फैट नेक्रोसिस होती है, फैट नेक्रोसिस बेसिकली होती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फैट का कंटेंट है वो ज़्यादा अकमुलेट हो जाता है, फैट ज़्यादा अकमुलेट होती है और फैट जब सबसे ज़्यादा हिप के ऊपर, अब्डामन के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर अकमुलेट होती है। एंजाइमेटिक नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? एडिपोज टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही होती है, सर्टेन पेंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होती हैं और ये एंजाइम्स क्या करती हैं? उस एरिया को ट्रोमा काज करना शुरू कर देते हैं, या एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है वो भी काज कर रहा होता है। ये फैट नेक्रोसिस को लीड कर रहे होते हैं। ये पैटर्न ऑफ एक्यूट सेल इंजरी हैं। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस क्या क्या हो सकती हैं? कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव है, केशियस है, फैट नेक्रोसिस है, फिब्रिनाइल नेक्रोसिस है, ये गैंग्रीनियस नेक्रोसिस है। इनको हम वन बाई वन डिस्कस कर लेंगे। पहला है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ द डेड कोगुलेटिव सेल फॉर डेज। देन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस पर्टिकुलरली इन मायोकार्डियम, लीवर और किडनी के अंदर हो रही होती है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है।
हाइपोक्सिक सेल डेथ होती है इन द टिश्यू एक्सेप्ट इन द ब्रेन, ये भी मैंने बता दिया, ये एमसीक्यू से क्वेश्चन है। और मायोकार्डियल इंफेक्शन इज a very good example, like denaturation of protein and the enzymes blocking cellular proteolysis or preserve cell outline. कोगुलेटिव नेक्रोसिस ग्रास स्ट्रक्चर्स में पेल कलर होती है, नॉर्मल फिल्म टेक्सचर्स एट द बिगिनिंग होती है, लेकिन लेटर ऑन बिकम सॉफ्ट लेटर ड्यू टू डाइजेशन ऑफ माइक्रोफेजेस में लीड टू रैप्चर ऑफ इंफॉक्टेड मायोकार्डियम। माइक्रोस्कोपिक अगर उसको देखा जाए तो फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर नो अबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड, लेकिन लेटर ऑन प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्टेनिंग शो होना शुरू हो जाता है। और जो सेल बाउंड्रीज हैं वो फाइनली हमें पता चल जाता है कि यहाँ तक नेक्रोसिस हो चुकी है। उसके बाद सेल डैमेज जितने हो चुके होते हैं दैट आर मूव्ड बाय माइक्रोफेजेस, the presence of necrotic tissue usually evoke inflammatory response followed by repair, उसके बाद रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। Liquefactive necrosis occurs due to autolytic or heterolytic action of enzyme that converts protein of the cell into liquid, as discussed earlier, typically seen in abscess where there are a large number of neutrophils present. And neutrophils which release hydrolytic enzymes that take down the dead cell so rapidly that pus formation occurs, and pus is liquefied pigment of dead cells, including dead neutrophil as well. ये डिफ्रेंशिएशन है बेटा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस और कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये मेनली किडनी की स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाई गई है। किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, या एड्रिनल ग्लैंड हो सकते हैं। और जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है ये मोस्टली ब्रेन के अंदर होती है, इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन लीड कर रही होती है। ओके, कैशियस नेक्रोसिस combination of liquefactive or coagulative necrosis and characterized by presence of soft, dry, and cheesy necrotic material like coagulative necrosis. It is not liquefied and, like liquefactive necrosis, tissue architecture is irritated. Coagulative necrosis की आउटलाइन मेंटेन, कोगुलेटर्स में सेल की आउटलाइन मेंटेन है कोगुलेशन में। बेटा बिल्कुल सही आप बता रही हैं, क्योंकि जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं ना वो अपनी सेलुलर जो आउटलाइन है उसको सेवरल डेज के लिए मेंटेन करते हैं। सारा बेटा समझ आइए कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है इसमें सेवरल डेज के लिए सेल मेंटेन करते हैं, नो डाउट। लेकिन लेटर ऑन अगर इसको रिजॉल्व ना किया जाए, परमानेंट सेल डेथ की तरफ चले जाए, तो फिर ये जो आउटलाइन है इसकी भी डिग्रेडेशन हो जाती है। लेकिन फर्स्ट सेवरल डेज के अंदर ये मेंटेन रहती है। अब सेवरल डेज कितने हैं ये पता नहीं है। ओके, फैट नेक्रोसिस टू टाइप्स होती हैं, ट्रोमेटिक, ये एंजाइमेटिक। ट्रोमेटिक में जैसे ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर कोई ट्रॉमा हो सकता है। एंजाइमेटिक, पेनक्रियाज इज एक्टिवेटेड
Activation of lipases which convert the fat into free fatty acids. Free fatty acids combined with calcium and form soap is called saponification. ये जो आप चीज़ी मटेरियल ले रहे होते हैं बेसिकली ये saponification होती है. जिसके हम एग्जांपल ऐसे लेते थे कि जो आप सोप ले रहे होते हैं, सोप, चिकन सोप है, व्हाटएवर कोई भी सोप है, तो उसमें जो पेंक्रियाज है वो लाइपेजेस को एक्टिवेट करके वो फैट को फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फ्री फैटी एसिड करते हैं तो सोप बनता है और इस प्रोसेस को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं. समझ में ओके वेल ठीक है. इसके बाद गैंग्रीनियस नेक्रोसिस होती है. गैंग्रीनियस नेक्रोसिस प्लस इन्फेक्शन प्लस प्यूट्रिफिकेशन. प्यूट्रिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है, ये एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन होती है. इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं. वन इज गैंग्रीनियस नेक्रोसिस के अंदर पहली तो चीज़ है कि नेक्रोसिस होएगी, उसके बाद इन्फेक्शन होएगा और साथ में प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी. इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं. That occurs body tissue dies. It is caused by loss of blood supply due to underlying illness. Exactly है. Hypoxia आर्टरी लोकुलिन की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ट्रोमा की वजह से हो सकती है, कोई केमिकल फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है. एज मेंशन फिंगर टो की, लिम्स की और मोस्ट कॉमन इफेक्टेड मोस्टली ये वो पेशेंट्स जो डायबिटिक इन नेचर होते हैं उनके अंदर हो रही होती है. इसकी भी 3 टाइप्स हैं. वन इज ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन. मेरा ख्याल है हम ना गैंग्रीन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आप लोग थक गए हैं, पढ़ाने का मज़ा नहीं आ रहा, आपको समझ भी नहीं आ रही, तो हम गैंग्रीन को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. या गैंग्रीनियस नेक्रोसिस स्टार्ट ले लेंगे. राइट, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो. किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं.